हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी दिसंबर 28 दिसंबर से आपको स्टार्ट हुआ था। 28 दिसंबर से अभी आपको कंटिन्यू क्या हो चल रहे हैं, आपको आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और उस एग्ज़ाम्स में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस मैथ्स का एनालिसिस मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। पूरी कोशिश कर रहा हूं मतलब आपके माध्यम से जो भी क्वेश्चंस मेरे पास मिल रहे हैं, या यूट्यूब के किसी भी चैनल के माध्यम से या अन्य किसी चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चंस मेरे तक पहुंच रहे हैं, वो उन क्वेश्चनों का मैं मैथ का एनालिसिस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके दोस्तों, तो अगर आप इसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपके पास जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर या मेरे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप उसे भेज सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चंस मिलेगा तो उन क्वेश्चनों का मैं एनालिसिस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आपका सपोर्ट इस एनालिसिस को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जिसका एग्जाम्स अभी बाकी है, अगर वो एनालिसिस को देख के जा रहे हैं तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चंस लगभग वही आ रहे हैं, सिर्फ डेटा बहुत क्या हो रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत नए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये एनालिसिस को स्टडी करके जाते हैं तो उनका पेपर्स काफ़ी अच्छा जाएगा। इसलिए इस एनालिसिस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसकी वजह से जिनका पेपर बाकी है उनका पेपर अच्छा जा सके। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी ऑल में प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पब्लिक का बिना सपोर्ट के चैनल आगे बढ़ नहीं सकता है। ओके, और ये नॉलेज आप तक पहुंच सके या अन्य लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए चैनल को आगे बढ़ाना जरूरी होता है। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के एनालिसिस को लेके आए हैं, लेकिन 30 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो शिफ्ट 1 के हो चाहे वो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हो, ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन क्वेश्चंस वो एग्जाम में आए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करा रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वहाँ से आंसर भी मिला सकते हैं, या जिनका पेपर बाकी है वो आप एनालिसिस को देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। ओके, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज नए देखने को मिले थे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1000 और 3000 के बीच। देखो ये क्वेश्चन रोज पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको डेटा चेंज कर दिया जा रहा है, संख्या बता दिया जा रहा है कि इसके और इसके बीच में क्या करना है, ढूंढना है। चाहे वो 7 से डिविजुअल पूछे, चाहे वो 5 से डिविजुअल पूछे, चाहे 6 से डिविजुअल पूछे, हो सकता है 17 से पूछे। इससे पहले वाले परीक्षा में 17 से पूछा था और कई बार 7 से भी पूछ सका है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो आपको बता रहा है कि 1000 से 3000 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। ये आपको पूछा था, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है कि 1000 एंड 3000 के बीच में बिटवीन कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर इन देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। मतलब आपको 7 से डिविजिबल जो नंबर है, आपको 1000 से 3000 के बीच में कितनी है वो चीज़ों को याद करना है। तो दोस्तों, आपको इसको हल करने का एकदम सिंपल सा तरीका बताया गया था कि पहले एक श्रृंखला आप बना सकते हैं। तो 1000 में देखिए, अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7 बचेगा 3, ये जीरो हो गया, 7 चौक 28 बचेगा कितना 2, ये जीरो हो गया, 7 दूनी 14, बचता कितना है 6। यानी कि 7 होने के लिए एक अंक और आ जाइए, एक अंक और चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1001 में ये 7 से क्या होगा, पूर्ण रूप से भाग जाएगा। तो मेरा पहला नंबर क्या हो गया, 1001। इसके बाद क्या होगा, 1008, साथ साथ जोड़ते जाइए। और आखिरी नंबर 3000, देखिए भाग जाता है क्या, 3000 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28 बचेगा कितना 2, 20 हुआ, 7 दूनी 14 बचा कितना 6, 60 हुआ, 7 अट्ठे 56, शेष कितना आ रहा है 4। यानी कि इसमें कितना ऐड कर दोगे, 3। तो यहाँ पे ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में बोला है, तो 3 क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, और 3 नहीं 4 माइनस करोगे, क्योंकि आपको शेषफल क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इसमें से क्या करिए, 4 माइनस कर दीजिए। 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2996। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला और आखिरी संख्या इस तरह से पता चल गया। क्योंकि हमें पहला पता होना चाहिए कि इसके बीच में पहला नंबर कौन सा आ रहा है और आखिरी नंबर क्या आ रहा है।
अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या करना रहता है, ये आखिरी नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए। आखिरी नंबर में से क्या करिए, फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए। तो 2996 में से अगर मैं 1000 घटाता हूँ तो 1996 हो जाता है, यानी 1996 होता है। और उसमें से एक और घटा देना, यानी कि 1995 हो गया। मैंने इसको घटाया, माइनस किया तो कितना आ गया, 1995। और उसको मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, जितना आएगा उसमें एक ऐड कर दूंगा। तो इसको जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 5 59 हो गया, 7 8 56, बचेगा कितना आपको 3, 7 5 35, 285 प्लस 1 यानी 286 नंबर है, जो क्या है 7 से डिविजिबल है। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दोस्त बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम एबीसी है। मैं सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसका लाइन क्या है वो आपको डिप्टो कोई भी बच्चा भेज नहीं सकता है कि वो सेंटेंस आपको पूरा याद रहे और बच्चा वही क्वेश्चन आपको भेज। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और क्या दिया गया था ये आपको मैं बता सकता हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज का एक कोण 60 अंश का है। त्रिभुज का एक कोण क्या है, 60 अंश है। और उस 60 अंश के सामने वाली भुजा का मान क्या होगा अगर ये भुजाओं का मान 7 8 है। एक का 8 है और एक 7 है, तो बताइए कि इसके 60 अंश के सामने वाली भुजा का मान कितना होगा। यानी कि आपको फाइंड आउट करना है 60 अंश की सम्मुख भुजा का मान। ये 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये चीज को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, इसके लिए एकदम फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, जो डिग्री रहेगा उसमें कॉस लगा दीजिए, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री अप्लाई कैसे किया जाता है, ये जो भुजाएं हैं 60 अंश के सामने वाली भुजा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भुजाएं हैं उसका वर्गों का योगफल ले लेते हैं, माइनस सामने वाली जो 60 के सामने वाली भुजा का मान ज्ञात करें। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और आपको ये क्या करना है, सी है। और इसका मान लीजिए मैं मान लेता हूं ए। तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो यानी कि ए का स्क्वायर बटे में इन दोनों का क्या होगा, दो के साथ क्या होगा, गुणनफल होगा। क्या होगा, दो के साथ इनका गुणनफल होगा। तो 2 गुणे 8 गुणे 7, इस तरह से अप्लाई किया जाता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 60 अंश के सामने वाली भुजा का जब मान निकालना रहेगा तो देखिए cos 60 यहाँ पे मैंने लिखा, अप्लाई किसी का भी मान निकाल लो, अप्लाई ऐसे करते हैं, ये सामने वाली भुजा को हमेशा माइनस में रखते हैं और यहाँ पे जो दो भुजाएं हैं उसके वर्गों का योगफल लेते हैं। ओके, तो ये 8 का वर्ग धन 7 का वर्ग माइनस ये सामने वाली जो भुजा रहेगा उसको स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं, बटे में 2 गुणे इन दोनों का गुणनफल। अब इसी को हल कर लेते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2, 8 का वर्ग होता है आपको 64, 7 का वर्ग होता है 49 माइनस ए स्क्वायर। ओके, बटे में आपको क्या हो जाएगा, 2 अठे 16, 16 सत्ते 112, है ना, 112 आ गया। 2 से इसको मैंने अगर डिवाइड किया तो ये 56 बार गया। अब 56 इधर आ जाएगा, ये सब नंबर बराबर क्या बचा, 64। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ा तो कितना आ गया, देखो 64 और 49, 9 4 13, हासिल लगाए 6 4 10 1 11 माइनस ए स्क्वायर। लेकिन मुझे इसका मान ज्ञात करना है तो इसको मैं इधर लाऊंगा और 56 को उधर ले जाके घटा दूंगा। ओके, तो देखिए मैं यहाँ हल करके दिखा रहा हूँ। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 113 माइनस 56, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 57। तो इसका वर्गमूल निकलता नहीं, यानी कि ए का जो मान है 57, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 60 अंश के सामने वाली भुजा का मान क्या होगा, करनी 57 होगा। रूट 57 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, क्योंकि इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। एक और नया क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये बिल्कुल ही नया था। इस तरह का सवाल अभी आप तक ने देखे नहीं थे किसी भी आपको एनालिसिस में, यानी कि अभी तक जितने पेपर हुए थे उसमें कुछ नहीं ऐसा बताया नहीं गया था। बोला है त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिका को मैं बोलता हूं M1, तीनों माध्यिकाएं दी गई थी। त्रिभुज की क्या दी गई थी, माध्यिकाएं। माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः दी गई थी। इसमें M1 बोल रहा है 9 है,
M2 12 है और ये कितना है 15 है। तो हमें क्या करना था, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। त्रिभुज का क्या ज्ञात करना था, क्षेत्रफल, एरिया निकालना था। तो दोस्त ये एकदम नया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से आप जिसका पेपर्स बाकी है, जो मान लीजिए जिसका नहीं आया था उसके लिए थोड़ा ये टफ था, लेकिन जिसका पेपर अभी बाकी है तो ये चीज़ को याद कर लीजिए। हो सकता है आपको फर्स्ट अगले 2-3 एग्जाम के बाद फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो, इसलिए आपको जिसका अभी पेपर बाकी हो उसको ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। तो जब भी आपको माध्यिकाओं की लंबाई दी हो, यानी कि मीडियन की लंबाई दी हो और आपको उस ट्रायंगल का क्या करना हो, एरिया फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको उसका हम लोग मीडियन का योगफल करके आधा निकालते हैं। मान लीजिए मैं इसको दर्शाता हूं आपको m से तो पहले से दर्शा चुका, तो मान लीजिए इसको मैं दर्शा देता हूं p से दर्शाता हूं। तो p का वैल्यू जो निकालने का फॉर्मूला होता है कि तीनों माध्यिकाओं को क्या करिए, जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, p का वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो मैं अगर तीनों को जोड़ता हूँ 15 12 27 27 9 36, 36 का आधा करता हूँ तो कितना आ जाता है 18। अब मेरा एरिया फाउंड करने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब माध्यिकाएं दी गई हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो ये p का वैल्यू आया है p गुणे p माइनस, हर एक माध्यिकाओं को क्या करिए इसमें से माइनस करते जाइए। तो p इंटू पी माइनस m1 इंटू पी माइनस M2 इंटू पी माइनस M3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे देखो आपको हीरो का सूत्र था S इंटू S1 माइनस S, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहती थी तब आप क्या करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र लगाते थे और उसका मान था क्या, S बराबर S, यहाँ से ऐसे निकालते थे तीनों भुजाओं का योगफल करके आधा। और वैसे ही यहाँ पे माध्यिकाओं का सेम टू सेम फॉर्मूला वही है, सिर्फ वहां भुजा दी रहती थी तब आप ये अप्लाई करते थे, यहाँ पे ये माध्यिका दी रहेगी तो ये अप्लाई करना। सेम वही फॉर्मूला हीरो का ही है, आपने पढ़ा था करनी के अंदर S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी क्या थी, भुजाएं थी। यहाँ पे सिर्फ माध्यिका है, बस आपको फॉर्मूले में इतना चेंज करना है और बाकी कुछ आपको कुछ है नहीं। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये 18 है, 18 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो आता है 9, 18 में से अगर मैं 12 घटाता हूँ 6, 18 में से अगर मैं 15 घटाता हूँ तो आता है 3। अब मुझे इसका क्या करना है, खंड कर देना है। तो देखिए 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 9 9 गुणे 9 गुणे 2, यहाँ पे मैंने 18 को क्या किया, 9 दूनी लिख दिया और ये 9 एक उतारा है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 एक पहले से ही है, ये 6 बन गया, ये 18 बन गया, 9 और 3 पहले से थे। अब देखिए जोड़ी 9 की भी बन रही, 2 की भी बन रही, 3 की भी बन रही, यानी कि 9 गुणे 2 गुणे 3, 9 दूनी 18, 3 9 दूनी और 3, तो 9 दूनी 18, 18 3 कितना आ गया, 54। ओके, तो ये सही तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यही फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला क्या है, आपको इसके आगे सिर्फ एक और चीज है कि यहाँ पे बाहर क्या है, 4/3 भी है, मैंने लिखना भूल गया। यहाँ पे बटे में क्या है, यहाँ पे 4/3 है, ये फॉर्मूला है। तो 4/3 को भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना भूल गया, तो 4/3 गुणे क्या आया था 54, इसको मैंने गुणा किया तो यह 18 बार गया, 18 चौक 72, क्योंकि देखो इसका वर्गमूल निकाला तो कितना आया था 54। अब ये 4/3 से उसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मतलब इस पूरे वैल्यू को निकालने के बाद 4/3 यहाँ लिखिए, चाहे बाद में इसके बाद उसके में क्या करिए, गुणा करके निकाल दीजिए। ये मान जो आएगा उसमें क्या करना है, आपको 4/3 से गुणा करना है। तो 4/3 से मैंने गुणा किया तो इसका आंसर आ गया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर, जो भी रहेगा आप लगा सकते हैं। ओके, ये पहले नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे तो भी चलेगा। आपको इसका जो वैल्यू आ जाएगा उसमें क्या करिए, 4/3 से गुणा कर दीजिए। ये आपको क्वेश्चन नया था, इसलिए आपको इसको देख के अच्छे से समझ के आपको जाना चाहिए, क्योंकि आगे के एग्जाम्स में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नए पूछे जाए। तो हेरो का भी सूत्र यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। हेरो के सूत्र मतलब जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रही है तब आप कैसे क्षेत्रफल निकालोगे। मान लीजिए तीनों भुजाएं दी गई और आपको बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो उसके लिए सबसे पहले हाफ परिमिति निकालते हैं, हाफ सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का मतलब है वही फॉर्मूला लगाओगे, a + b + c/2, और इसके बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला है करनी के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही फॉर्मूला आपको लगा के इसके बाद क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अभी माध्यिकाओं का दिया था, अब अगली बार टाइम हो सकता है आपको भुजाओं का मान दिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है।
क्योंकि इससे पहले आप देखो फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था तो उसके लिए निर्देशांक दिया गया था। आज फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो आपको माध्यिका दिया है। आप कल हो सकता है आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना हो लेकिन तीनों भुजाएं दी गई हो, तो ये चीज को ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का जीएसटी सहित मूल्य, किसी वस्तु का जीएसटी सहित मूल्य जीएसटी सहित मूल्य कितना है? 784 रुपए है। $784 है और जीएसटी की दर दिया गया है, जीएसटी की दर 12% है। तो वास्तविक मूल्य हमें क्या करना है? उस वस्तु का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वास्तविक मूल्य। तो इसको ऐसा समझिए, जीएसटी आप नहीं समझते, जीएसटी मत समझिए, आप ऐसा समझिए कि ये इसका क्या है? विक्रय मूल्य, और उस पर इतना क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? उसका क्रय मूल्य निकालना है। ऐसा सवाल समझिए तो आपको आसानी, क्योंकि आपने उस तरह के सवाल कई बार किए हैं कि ये आपका क्या है? क्रय मूल्य, इतना उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे उसका क्या करना है? सीपी निकालना है। ऐसा समझिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये जीएसटी सहित मूल्य है। जीएसटी सहित मूल्य मतलब उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है लेकिन वह उसका वास्तविक मूल्य तो आपको पता नहीं है। तो आप क्या करते हैं? हमेशा जो अगर आपको एसपी दिया रहता है तो आप क्या करते हैं? 784 लिखेंगे और वास्तविक मूल्य निकालना मतलब 100 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा और 112 कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि 12% क्या हो रहा है? उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है तो 112 को क्या किया जाएगा? नीचे लिख दिया जाएगा। ओके, अब इसी को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। 16 सत्ते 112, 16 चौक 64, 16 नौ 144, 7 से कट गया ये 7 बार, तो यानी कि 700 रुपये क्या हो गया? इसका वास्तविक मूल्य हो गया। इस तरह से आपको आसानी से ज्ञात हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक डायग्राम दिया गया है, ऐसा डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में बोला है कि ये जो कोड है वो कोड है आपको 120 अंश का। यहाँ जो कोड बन रहा है वो आपको दिया गया है 100 अंश का। ओके, और आपको इस कोड का मान पूछा है कितना होगा। एकदम सरल तरीके से माइंड में हल करते हुए, इसको हल करने की जरूरत है, माइंड में सिर्फ कैलकुलेट करिए। मैं बोलता हूं कि ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों परस्पर से क्या है? पैरेलल है। ये दिया गया ये दोनों क्या है? परस्पर पैरेलल है, यानी कि समांतर है। मैं एक रेखा ऐसी खींचता हूं जो इन दोनों की ही समांतर हो और ये इधर से जा रही हो। इस तरह से आपको एक रेखा मैंने खींच दिया है ना, इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है। डायग्राम सिर्फ में आपको यहाँ पे समझना है कि x का मान कैसे निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये रेखाएं समांतर हैं दोस्तों तो अंतःकोण का योगफल कितना होता है? हमने पढ़ा है जब रेखाएं समांतर होती है तो अंतःकोण का योगफल हमेशा कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 180 में से अगर एक कोण 100 है तो ये वाला तो कोण कितने अंश का हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे भी देखो अंतःकोण बन रहा है, अंदर ही अंदर बन रहा है। तो अगर एक कोण 20 का है, 120 का है तो दूसरा कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60। और ये हम जानते हैं कि त्रिभुज यहाँ पे रेखीय युगल कोण बन रहा है, यानी कि एक सीधी रेखा पे कोण बन रहा है और सीधी रेखा का माप कितना होता है? 180 अंश होता है, यानी कि 60 धन x धन 80 बराबर कितना होता है? 180 होता है। जब भी सीधी रेखा बने तो उस पे कोण जो होता है वो रेखीय युगल कोण होता है, यानी लीनियर पेयर एंगल बनता है और उसका योगफल भी कितना होता है? 180 अंश होता है। अंतःकोणों का योगफल भी कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ पे भी अंतःकोण बन रहा है तो यहाँ इसलिए 60 आ गया। देखो 180 हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए इसका माप कितना होना चाहिए? 60। यहाँ भी 180 होने के लिए कितना होना चाहिए? 80। अब ये तीनों कोण का योगफल भी कितना होगा? 180, क्योंकि एक सीधी रेखा पे बन रहा है, सीधी रेखा बन रहा है यानी लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। अब ये 60 और 40 जुड़ गए, सॉरी 60 और 80 जुड़ गए तो 140, वहां जाके घट गया, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा? 40 अंश आ जाएगा। तो इसको माइंड में कैलकुलेट करने की जरूरत है।
और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, ये 100 है तो ये 80 होगा, ये 120 है तो ये 60 है, यानी 80 और 60 को मैंने जोड़ा तो 140 हो गया, 180 में से घटाया यानी 40 आ गया। ये माइंड में 1 सेकंड का काम है बस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। छत्तीस करने 3। अब इसमें एक डाउट है कि परिमाप ही दिया था कि क्षेत्रफल दिया था। दोनों चीजों से मैं हल करके दिखाऊंगा कि अगर परिमाप दिया रहेगा तो उसका आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। उस समबाहु त्रिभुज की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर ये परिमाप है तो भी कैसे हल करेंगे, और अगर ये क्षेत्रफल है तो भी। मान लीजिए एक परिमाप मैं यहाँ पे हल करता हूँ, आपको क्या करना है, इस त्रिभुज की हाइट निकालना है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में तो आप जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा होती है बराबर, और अगर मुझे इसकी ऊंचाई निकालना है तो इसकी ऊंचाई का भी फॉर्मूला होता है। इसकी ऊंचाई क्या होती है, हमेशा इस भुजा की करनी 3/2 गुनी होती है। इस भुजा की क्या होती है, करनी 3/2 गुनी होती है समबाहु त्रिभुज की। यानी कि मुझे क्या करना है, अगर परिमिति दिया है तो पहले यहाँ से भुजा निकाल लेना है। तो भुजा का मान निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3a बराबर होता है परिमिति का मान। तो 3 से इसको मैं डिवाइड किया तो ये हो गया 12/3, यानी a का मान आ गया 12/3, यानी भुजा आ चुकी है। अब अगर ऊंचाई निकालना है तो मैंने बताया कि सूत्र होता है करनी 3/2 गुणे भुजा। ये हमारा हाइट निकालने का समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। तो यानी करनी 3/2 गुणे 12/3, तो इसको मैंने डिवाइड किया 6, और ये करनी 3 का करनी 3 में गुणा हुआ तो 3 आ गया, यानी 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर ये भुजा दिया रहेगा तो इस तरह से इसकी ऊंचाई जो है समबाहु त्रिभुज की कितनी आएगी, 18। मान लीजिए अगर ये क्षेत्रफल होता, अगर ये एरिया होता 36 करनी 3, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों को डाउट हो क्लियर नहीं था कि ये क्षेत्रफल दिया था कि आपको परिमाप दिया था, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। एरिया कितना है, 36 करनी 3 है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, करनी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपको। तो मैं देख रहा हूँ करनी 3 से करनी 3 कट गया है, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुणे 4, और इसका वर्गमूल निकाला तो ये आपको हो गया 6 और ये 2, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 12। तो h का फॉर्मूला यही है, h बराबर होता है करनी 3/2 गुणे ए। तो करनी 3/2 गुणे ए मतलब 12, तो इसको भाग दे दिए, यानी कि 6 करनी 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इस कंडीशन में 6 करने 3 आएगा, और परिमाप की कंडीशन में 18 आएगा। अब आप ऑप्शन के साथ या आपको क्वेश्चन याद रहेगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है कि नहीं। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि आपको परिमाप दिया हो या क्षेत्रफल दिया है तो कैसे आप उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगर किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं जो नई बेलन है उसकी त्रिज्या r जो है वो क्या हो गई, 2r हो गई, और जो बड़ी उसी बड़े की ऊंचाई जो है वो नए बेलन की जो ऊंचाई वो कितनी हो गई, 2h हो गई। ऐसे प्रश्न बोला, त्रिज्या दोगुनी कर दो, ऊंचाई भी दोगुनी कर दो। तो आप जानते हो वैसे बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²h बटे। अब दूसरे बेलन का हमें, क्योंकि ये क्या है आयतन का अनुपात निकालना है, तो v1/v2 मान लीजिए आपको पहले बेलन का घनफल का πr²h छोटे वाले का, अब बड़े वाले का क्या हो जाएगा, πr ब्रैकेट में 2r का स्क्वायर इंटू h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, h सॉरी सिर्फ h रहता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, 2h, यहाँ देखिए आपको 2h दिया। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, πr²h रहेगा, ये पाई इंटू 4r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2h। अब क्या हो रहा है,
पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, एच से एच कट गया, यानी कि 1 बटे क्या हो गया 8। तो 8 गुना हो जाएगा नया बेलन। नए बेलन का जो घनफल है वो पहले का क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। यानी कि पहला का अगर मान 1 है तो उसका मान क्या रहेगा 8 गुना रहेगा दूसरे वाले का। तो अगर गुने के रूप में रहेगा तो 8 गुना आपका आंसर हो जाएगा। और अगर प्रतिशत में रहेगा तो प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो डिफरेंस निकालो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, गुणे 100 कर दीजिए, यानी 700% क्या हो जाएगा उसका आयतन बढ़ जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछा रहेगा तो 700%, और अगर गुना में पूछा रहेगा तो क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि x का मान 7 धन 4 करने 3 है, तो हमें ज्ञात करना है करनी x प्लस 1 करनी x की वैल्यू कितनी होगी। अगर x इतना है तो इसका मान कितना होगा, इस चीज को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, आप अच्छी तरह से पहले देख लीजिए कि 7 का वर्ग होता है 49 और इसका वर्ग होता है 4 का 16, 16 3 48, यानी इसके वर्गों का अंतर कितना है 1। यानी कि 1/x, इसका जस्ट रेसिप्रोकल अगर आपको निकालना रहेगा तो सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए। हमेशा याद रखिए कि अगर आपको इसके वर्गों का अंतर कितना होगा, आपको इसके वर्गों का अंतर अगर आपको 1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आपको जस्ट चिन्ह बदल दीजिए, 7 - 4 करनी 3 हो जाएगी, है ना। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसका योग करना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये देखो ये आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 7 कितना हो गया 14। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ये कर्णीय होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे इसको वर्ग बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस 1/x+2 लिखूंगा, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 14 धन 2, यानी कि ये बन गया करनी x प्लस 1/करनी x का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, है ना, क्योंकि आपको ये x करनी x प्लस 1/करनी x का क्या है, ये होल स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या हो गया 16, तो 16 यहाँ पे आ गया। अब मुझे अगर वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1/√x, और 16 का मुझे क्या करना पड़ेगा वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल होता कितना है 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, या तो आप इसका वर्गमूल यही निकाल लीजिए, इसके बाद यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आप इसका वर्गमूल, ये मैं आपको पहली पद्धति बताया, अगर आप इसका वर्गमूल निकालने जाओगे, x की वैल्यू दिया, हमें क्या करना है करनी x की वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए अगर आप करनी x की वैल्यू निकालने जाएंगे, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ 4 धन 3 लिख सकता हूँ, धन 4 करनी 3, यानी कि ये बन जाएगा आपको, अभी फिलहाल मैं x ही लिख रहा हूँ, x बराबर, अब ये क्या हो गया करनी 4 का वर्ग धन करनी 3 का वर्ग प्लस 2 गुणे करनी 4, क्योंकि 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ओके, गुणे करनी 3। ये आप देख रहे हैं कि करनी 4, ये क्या हो जाएगा करनी 4 धन करनी 3 का होल स्क्वायर है। तो अगर x की वैल्यू इतनी है तो करनी x की वैल्यू निकालने का मतलब है इसका जस्ट क्या करना वर्गमूल निकाल लेना। तो यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा करनी x का मान करनी 4 धन करनी 3। ओके, अब इसका मतलब है करनी x की वैल्यू इतनी है तो करनी 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 धन करनी 3, और इसके बाद 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस करनी 3, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसके वर्गों का अंतर कितना है 1 है। अब इन दोनों को क्या करिए जोड़ लीजिए, तो करनी करनी 3 कट गया, यानी 2 धन 2 कितना हो गया 4 आ गया। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये अपन रूट एक्स का वैल्यू है। तो इस तरह से भी आप उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यस, अगला क्वेश्चन ऐसा पूछा है, 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि का 6 साल में मिश्र धन 2613 रुपये है, तो 10 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? इस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 5% साधारण ब्याज की दर से 6 साल का मिश्र धन 2613 रुपये है, तो 10 साल में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करिए। यही आपको पूछा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखो, मूलधन नहीं दिया है, समय रेट आपको दिया है 5% है, समय दिया है 6 साल है, और अमाउंट दिया गया है 2613। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों कि जब हमें अमाउंट निकालना रहता तो हम लोग क्या करते, साधारण ब्याज में जब अमाउंट निकालना होता है तो ये कितना हो गया, 6 पंचे 30, यानी कि मुझे क्या करना है, इस 2613 का अमाउंट तो निकला हुआ है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि मुझे मूलधन नहीं मालूम। तो मैं क्या करूंगा, जब अमाउंट निकालने जाऊंगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2613 का, अब हमें अमाउंट दिया है यानी कि जो रेशियो है वो क्या होगा, 100 ऊपर रहेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, उसका मूलधन निकालना है। ये तो आपको क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है, तो इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 6 पंचे कितना हो गया, 30, यानी कि 130 यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि 100 में उससे 30 ज़्यादा मिल रहा है, 100 के पीछे 30 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से इसको मैं लिखूंगा तो मेरा मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो शून्य से शून्य क्या हो गया, कट गया। इसके बाद मैंने 13 से काटा, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13। ये मैंने जब गुणा किया तो 2010, ये क्या हो गया, मेरा मूलधन आ गया। अब मुझे पूछ रहा है, अगर मूलधन ये है, 10 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा 5% की दर से? तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, 2010 का 6 पंचे नहीं 10 साल का है ना, तो 10 पचे 50%, 2010 का 50% यानी 50/100, एक शून्य यहाँ एक शून्य यहाँ, तो गुणा किया तो 5 एकम 5, शून्य 5 दूनी 10, 1005 रुपया मुझे क्या होगा, इसका ब्याज मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, पहले हमने मूलधन ज्ञात किया सिंपल तरीके से, फिर आपको उसका 10 साल का ब्याज ज्ञात कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या आया है नया। यस, देखिए ये भी एक नया अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस पेपर में। बोला है 3 व्यक्तियों में से कोई धन बांटा गया, 3 व्यक्तियों में क्या किया गया, कोई धन बांटा गया। 3 व्यक्तियों ए बी सी में कोई धन बांटा गया। अब संबंध बता रहा है किसको कितना मिल रहा है, तो संबंध में बोल रहा है कि ए को जो है वो क्या है, टोटल का, कुल का 1/3 मिल रहा है। 1/3 मतलब जितना टोटल उसका बटे 3। बी को सी का 3 गुना, बी को सी का 3 गुना, यानी कि बी को जो मिल रहा है वो सी से क्या है, 3 गुना ज्यादा मिल रहा है। और सी को जो मिल रहा है वो आपको बताया गया है ए से 1200 रुपये कम है, ए को जितना मिला है उससे 1200 रुपये कम है, ऐसा आपको संबंध दिया गया है। ओके, अब मैं इसी को क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज करता हूँ। मुझे ये नहीं पता है कितनी राशि है टोटल, मैंने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। उसको क्या मान लिया, एक्स। मैं आपको साधारण सी भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ अगर मैं बताऊंगा तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको सिर्फ सवाल का, क्योंकि थोड़ा सा हट के सवाल है, और अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक से समझने जाएंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक कब समझ में आता है, जब हमें उसका बेसिक समझ में आ जाता है। जब हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तब हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे। तो मैं अगर बात करूँ कि मेरा टोटल धन है कितना, एक्स है, अब उसमें से ए को कितना मिल रहा है, उसका 1/3, यानी कि 1/3 मतलब x/3, जितना भी टोटल रहेगा उसको 3 में से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ए का मिल जाएगा। बी को बोल रहा है कि
सी का 3 गुना, तो पहले मेरा सी निकलना चाहिए, तो सी तो अभी पता ही नहीं चला है, तो सी पहले निकाल लेते हैं। सी को बोल रहा है कि ए का जितना है उसका 1200 कम, ए को कितना है x/3 है, उससे 1200 कम है, यानी कि -1200। सी का निकल गया। अब बोल रहा है बी वाला जो है उसका 3 गुना, यानी कि इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, जितना सी को मिला है उसका 3 गुना। अब मैं जब 3 का गुणा करूंगा तो ये जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी x, और 3 12 3 कितना हो गया 36। इतना रुपया किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। अब मुझे मालूम है ये तीनों का टोटल क्या है, x के बराबर है, क्योंकि टोटल राशि उतनी है x है, तो मैं बोल सकता हूं a प्लस बी प्लस सी को जो प्राप्त रकम है वो टोटल मिला के कितनी है, x, यानी ये x/3 है। b कितना है या c कितना है, x/3 -1200 है, और b कितना है, x माइनस 3600 इक्वल टू x। तो ये x क्या हो गया, कट गया, है ना। और ये देखिए ये आपको 1200, सॉरी ये -1200 है, ये -1200 और ये 3600 जोड़ के 4800 हो गया, और वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4800 हो जाएगा। और इन दोनों को देखो जोड़ेंगे तो 3 है हर में, और ये हो जाएगा 2x/3, और ये जोड़ के वहां पे गया 4800, प्लस में हो गया। 2 से मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2400, यानी कि मेरा x/3 का मान कितना आ गया, 2400। और यही तो पूछा है कि ए को कितना रकम प्राप्त हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए को कितना रकम प्राप्त हुआ। तो ए को क्या था, x/3, और x/3 की वैल्यू कितनी है, 2400। तो हमारा आंसर हो गया 2400 रुपए ए को मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको पूछा होता सी को, तो ये 2400 माइनस 1200, यानी कि सी को कितना मिला, 1200। और अगर इसको पूछा होता तो टोटल है 7200। कैसे निकला, आप देख लीजिए, इसका 3 गुना कर दीजिए, 24 कितना हो गया, 7200। तो टोटल है 7200, उसमें से 3600 घटा दीजिए, 3600 जैसे मैंने घटाया, या यहीं से घटा दीजिए। सी को कितना मिला था, 1200, 1200 का 3 गुना कितना होता है, 3600 ही होता है ना। तो इसको 3600, इसको 1200 और इसको 2400, और टोटल हो गया कितना, 7200। तो इस तरह से आप तीनों हिस्से क्या कर सकते थे, पता कर सकते थे। फिलहाल आपको यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 17/3। ओके, तो मुझे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू इतना दे रहा है यहाँ पे, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या है, पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं समझाऊंगा, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से करिए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूँ, उसका योगफल करता हूँ, तो उसका आंसर निकलता है 2 × a² प्लस b², यही निकलता है। तो मैं यही फॉर्मूले को यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं ये क्या है, मेरा a प्लस बी है, और ये क्या है, मेरा a माइनस बी है। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 × फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप अच्छी तरह से दोस्त जानते हैं कि इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया। इसका वैल्यू दिया गया है 17/13, और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, और इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके वहां पे जाके माइनस कर देना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस 17 का वर्ग हो गया 289, ये हो गया 169। इसका गुणा किया तो 338 माइनस 289 बटे में 169, ये बचा 49/169। इसका वर्गमूल निकाला तो मेरा आंसर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। ये मेरा क्या है, पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका देखिए आप क्या अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए आपको वैल्यू दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना है 17/13। साइन थीटा का सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का सूत्र होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सेम है यानी कि p प्लस बी का वैल्यू अपॉन h का वैल्यू कितना है 17/13। तो मैं बोल सकता हूँ h क्या है 13, यानी कर्ण 13 है। तो आप ऐसा ट्रिपलेट सोचिए जिसमें आपको ये क्या हो 13 आता हो। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 13 आता है? तो 8, 8 नहीं, 12 और 5 देखिए, 12 का वर्ग 139, सॉरी 144, 144 में 25 जोड़ते हैं तो 169 होता है। यानी कि हमारा ट्रिपलेट क्या है 5, 12 और 13। उसमें कर्ण सबसे बड़ा है 13। तो मैं जोड़ के देखता हूँ 5 और 12 कितना होता है 17। यस, मतलब P और B का योगफल कितना आ रहा है 17 आ रहा है। यानी कि यही ट्रिपलेट क्या है सही है। अगर ये ट्रिपलेट सही है तो मुझे इसका मान निकालना है, यानी कि सिर्फ क्या करना है P माइनस एच, सॉरी P माइनस बी निकालना है। बटे में h तो है ही, h का मान 13 है ही। तो P माइनस बी यानी 12 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7, और h का मान 13, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 7/13 होगी। तो ये हुआ दूसरा तरीका शॉर्टकट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया? ये आपको कर्ण देखिए 13 था तो मैंने इस हिसाब से ट्रिपलेट सोचा। ट्रिपलेट क्या था 5, 12 और यहाँ पे बैठ भी रहा है 12 धन 5 कितना करेंगे 17 हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 12 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी P माइनस बी करना है। तो मैंने इसको देखो P माना क्योंकि बड़ा मानी तो माइनस में उत्तर हो जाएगा। ये P है और ये क्या है बेस है, यानी परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है। तो 12 माइनस 5 कितना होता है 7, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7/13। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई मूलधन 10,000 रुपए है, समय दिया है आपको 2 साल और ब्याज की दर दिया है 15%, तो पूछ रहा है अमाउंट कितना होगा। अरे एकदम सिंपल सी बात है, और इसे अभी अभी आपने हल किया था। अमाउंट निकालना मतलब मूलधन का, ये देखो 15 दूनी कितना हो गया 30%, यानी 130% निकाल लीजिए। क्योंकि मूल अमाउंट क्या होता है मूलधन में क्या हो जाता है ब्याज जुड़ता है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं ब्याज निकालने जा रहे हैं, 30% ब्याज निकालने जा रहे हैं, यानी 130%। अब इसी को हल कर लेते हैं। P यानी कि 10,000 है, गुणे 130 बटे में 100, शून्य शून्य कट गया, यानी 13,000 रुपये आपका मिश्र धन हो गया। इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला 0.43 बार को P बटे Q के फॉर्म में लिखें, के रूप में बदलो। तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 43 है तो यहाँ ऊपर 43 लिख दोगे। दोनों नंबर के ऊपर बार है यानी कि दोनों के लिए 9 लगा दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। डिवाइड होता तो डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। बोल रहा है कोई व्यक्ति है जो कुछ दूरी पैदल और कुछ दूरी क्या करता है कार से तय करता है। अगर कुल दूरी 28 किलोमीटर है और पैदल की चाल आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल समय लगता है 8 घंटा, तो पैदल कितनी दूरी उसने तय किया। देखिए प्रश्न क्या दिया है, कोई व्यक्ति
कुल 28 किलोमीटर की दूरी को पैदल तथा कार के माध्यम से तय करता है, के माध्यम से 8 घंटे में तय करता है। यदि पैदल यात्रा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पैदल कितने किलोमीटर तय किया? यानी दूरी उसने पैदल कितना तय किया था, ये आपको सिंपल सी बात उसने पूछा है। ओके, चलिए इसको कैसे करेंगे ये चीज को आपको समझना है। दूरी तो उसने दे के रखी है, तो देखिए सबसे पहले इसको मैंने बताया था कि ट्रायल एंड एरर मेथड से ज़्यादा करने की कोशिश करने का। ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या होगा, आपका आंसर जल्दी निकलेगा। इसको सॉल्व भी करके कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप जल्दी उत्तर